हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो वेलकम यू ऑल इन माय थर्ड वीडियो ऑफ DBMS। सो बच्चों, वी वर डिस्कसिंग अबाउट M table and department table in my last class. I had given you some assignment. In that question you have to try yourself. In this question I had made some modification, so I am giving you answer of this table, but you have to give answer of last table in the comment section. Okay, so in this table I had given MPID, registration number, name, date of joining and department ID, and another table is department ID, department name, department table. So in this table we find that this is unique, this is unique, and this is unique. So we can say candidate key are MPID, registration number and department ID. अब जो हमारा एम्प नेम में एम्प आईडी है वो प्राइमरी की अगर हम लेते हैं तो ऑब्वियसली रजिस्ट्रेशन नंबर क्या होगा, ऑल्टरनेट की, और हमारा डिपार्टमेंट आईडी भी क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट की, और कैंडिडेट की। तो ये तीनों हो गए। अब इस टेबल की अगर हम बात करें तो यस, आपको डिपार्टमेंट आईडी जो है और डिपार्टमेंट नेम है दोनों ही इसमें यूनिक है। तो प्राइमरी की क्या हो जाएगी हमारी, डिपार्टमेंट आईडी, तो ऑल्टरनेट की हो गई हमारी डिपार्टमेंट नेम। तो कैंडिडेट की दोनों थे, डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम, और डिपार्टमेंट आईडी इस टेबल में भी था और इस टेबल में भी था, इसीलिए इसको हमने बोला फॉरेन की। तो प्राइमरी की, ऑल्टरनेट की, कैंडिडेट की एंड फॉरेन की करेक्ट है। तो आई होप आपको इसका आंसर समझ आया होगा। हाँ जी, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। उसके लिए समझने के लिए मैंने ये दो टेबल लिए हैं। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ रूल्स दैट द DBMS uses to ensure that the relationship between the records in one table are valid such that users don't accidentally add, delete और update records। अब इसको मैं थोड़ा सा हिंदी में समझाती हूँ। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होता है, इट्स अ सेट ऑफ रूल्स, एक रूल्स के सेट्स होते हैं जो ये इंश्योर करता है कि देयर इज अ रिलेशनशिप between the records of one table with the another table are valid, okay, such that users don't accidentally add the data, delete or update the data। ठीक है, अब इसको ऐसे समझते हैं कि ये 4 बच्चे हैं और इनको 4 प्रोजेक्ट में लिया गया है, जैसे कि क्लीन एनवायरनमेंट, सेव वाटर, वुमेन एम्पावरमेंट, हेल्प पुअर स्टूडेंट्स। 4 प्रोजेक्ट चल रहे हैं और इन 4 बच्चों को इन 4 प्रोजेक्ट्स में लिया गया है। ठीक है, अब क्या हुआ अगर मैं ये कर दूं कि मैं, अब ये मेन टेबल है, ये प्राइमरी टेबल है और ये रिलेटेड टेबल है। इसको कई बारी बोला जाता है रेफरेंस टेबल एंड रेफरेंसिंग टेबल, पेरेंट टेबल और चाइल्ड टेबल, कैसे भी बोल दीजिए, अलग अलग जगहों पे अलग अलग टर्म यूज़ की गई है। ठीक है, तो अब देखिए, अब अगर सपोज ये अगर आपने टेबल ध्यान से देखा हो तो ऐसा क्या कभी पॉसिबल हो सकता है कि मैं प्रोजेक्ट टेबल में तो, ठीक है, प्रोजेक्ट टेबल में तो एक और स्टूडेंट आईडी डाल दूं और उसको एक और प्रोजेक्ट में डाल दूं, जैसे कि एक और प्रोजेक्ट ले लेते हैं हम, सेव इलेक्ट्रिसिटी। सपोज ये प्रोजेक्ट में एक और प्रोजेक्ट नेम में एक और स्टूडेंट को डाल दिया एक प्रोजेक्ट, और मेन टेबल में उस बच्चे का नाम ही नहीं है, यानी कि मेन स्टूडेंट टेबल में उस बच्चे का नाम ही नहीं है
और हम प्रोजेक्ट टेबल में उसका नाम कहाँ से ला देंगे? भाई पहले मेन टेबल जो स्टूडेंट डिटेल टेबल है उसमें तो हमने डाला ही नहीं नाम बच्चे का, और उसके नाम का प्रोजेक्ट है। ये तो ये बात हो गई कि स्कूल में वो बच्चा है ही नहीं और हमने उसको प्रोजेक्ट दे दिया। ऐसा कभी भले होता ही है? आप मुझे बताइए, भला कभी ऐसे हो सकता है? तो यही तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कहता है। यू कैन नॉट ऐड एनी डेटा इन द रिलेटेड टेबल व्हेन इट इज नॉट इन द प्राइमरी टेबल। आप इस टेबल में नहीं डाल सकते जब तक कि इस टेबल में नहीं है उसका नाम। ठीक है, अब बोलता है डिलीट रूल। अब वो क्या बोलता है? यू कैन नॉट डिलीट एनी डेटा इन द मेन टेबल व्हेन इट इज इन रिलेटेड टेबल। ठीक है, तो क्या करा, ये क्या कहना चाह रहे हैं कि 4 बच्चों के नाम तो इस टेबल में थे, हम इस बच्चे को तो हटा ही देते हैं, इसका तो कोई हो ही नहीं सकता, ये आ ही नहीं सकता। ठीक है, इसको हमने हटा दिया। अब ये टेबल था, ठीक है, अब 4 बच्चों का नाम इस रिलेटेड टेबल में था। ठीक है, अब क्या हुआ, हमने यहाँ से तो अली को डिलीट कर दिया, यहाँ से अली को डिलीट कर दिया, पर यहाँ अली का नाम है। अब बताइए, एक बच्चे को प्रोजेक्ट मिला हुआ है और उसका मेन टेबल में ही नाम ही नहीं है, ऐसा कभी हो सकता है? ऐसा भी कभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और तीसरा रूल आता है अपडेट रूल, यानी कि मॉडिफाई रूल। अब क्या करते हैं? यू कैन नॉट अपडेट एनी डेटा इन मेन टेबल व्हेन इट इज इन रिलेटेड टेबल। ठीक है, अब सपोज हमने 03 सैम और क्लास थी 9, यहाँ पे 03 है, प्रोजेक्ट आईडी 3 है, वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, अब क्या मैं यहाँ पर ऐसा कर सकती हूँ कि इसकी स्टूडेंट आईडी में कर दूँ 08 और यहाँ पे 08 आईडी का कोई बच्चा ही नहीं है? ऐसा पॉसिबल है क्या? मैं यहाँ पे अपडेट कर दूँ और उसका रिलेटेड टेबल में अपडेशन ना करूँ? तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। समझ आ गई? ठीक है, तो ये हमारा डिफरेंशियल इंटीग्रिटी है कि ना तो हम कोई भी टेबल में ऐड, डिलीट और अपडेट एक्सीडेंटली कर सकते इस रूल की वजह से। एम आई क्लियर? और इसके रूल के लिए आपको किसके थ्रू हो रहा है? SID स्टूडेंट आईडी, यानी कि प्राइमरी की। तो ये किसकी हेल्प से हो रहा है? देयर इज अ रिलेशनशिप। तो ये रिलेशनशिप किसकी हेल्प से हुआ? प्राइमरी की और फॉरेन की वजह से। अगर आपको ये ना समझ आ रहा हो तो आप पिछले वाले वीडियो को देखिए, तो आपको ये सारी चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए, ये आपने स्क्रीनशॉट लेना है, समझना है, एक बारी देखना है तो आप देख लीजिए। ठीक है, हाँ जी, तो हमने डिफरेंशियल इंटीग्रिटी में रिलेशनशिप वर्ड सुना था। अब रिलेशनशिप क्या होता है? रिलेशनशिप आर द डिफाइंड लिंक्स दैट रिलेट टू टेबल्स वाया कॉमन फील्ड, दैट इज प्राइमरी की एंड फॉरेन की। वन टेबल की प्राइमरी की, अनदर टेबल की फॉरेन की है, और इनके बीच में जब रिलेशनशिप होता है तभी हम दोनों टेबल्स को रिलेट कर सकते हैं। तो ये रिलेशनशिप हम देखेंगे मेनली 3 तरीके की होती है। ब्रॉडली हम यही देखेंगे, और भी तरीके की होती है, पर आपके कोर्स में यही 3 हैं, तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। 1-to-1 रिलेशनशिप व्हेन ईच रिकॉर्ड ऑफ टेबल ए मैच टू ईच रिकॉर्ड ऑफ टेबल बी। तो अगर सपोज एक टेबल जो हमने लिया अभी स्टूडेंट का और एक है प्रोजेक्ट टेबल का, जब उसमें एक स्टूडेंट को एक ही प्रोजेक्ट दिया जाता है तो उसके बीच में रिलेशनशिप क्या हो जाती है? यस, 1-to-1। और 1-to-many रिलेशनशिप में क्या होगा? व्हेन रिकॉर्ड ऑफ वन टेबल इज रिलेटेड, रिकॉर्ड ऑफ वन टेबल ए मैच टू मैनी रिकॉर्ड्स ऑफ टेबल बी।
यानी कि एक टीचर बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ा सकता है। तो वन टू मैनी रिलेशनशिप, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप क्या होता है, जो कि जनरली हमें स्कूल में देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको बहुत सारे टीचर्स पढ़ाने आते हैं, तो बहुत सारे टीचर्स और बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाने आते हैं, तो क्या रिलेशनशिप हो जाएगी, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। तो व्हेन मैनी रिकॉर्ड्स ऑफ टेबल ए मैच टू मैनी रिकॉर्ड्स ऑफ टेबल बी। आई थिंक अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। स्टिल अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, कोई शक, कोई सवाल है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। हाँ जी बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेटा टाइप्स। तो डेटा टाइप्स क्या होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ डेटा दैट डिटरमाइंस द वैल्यू स्टोर्ड इन द फील्ड एंड हाउ इट इज़ प्रोसेस्ड। क्या मतलब हुआ, अगर हम टेबल में कोई भी वैल्यू को स्टोर करते हैं तो उसको हम एक डेटा टाइप दे के स्टोर करते हैं। हम प्रैक्टिकली ज़रूर ये सब चीज़ें देखेंगे, यू शुड नॉट वरी। पहले हम थ्योरी को अच्छे से समझ लें ताकि आपको प्रैक्टिकल में कोई भी दिक्कत ना आए। तो हम ये देख रहे थे कि जैसे कि सपोज मैंने टेबल में स्टोर करना है, एक लड़का है जिसका नाम रमेश है, उसकी सैलरी 50,000 है और उसकी डेट ऑफ बर्थ है 20 सितंबर 2002, और उसका जो कैटेगरी हमने भरनी है तो वो कैटेगरी नहीं है, नो है, और ज़ीरो कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये अलग अलग वैल्यूज़ हैं। ठीक है, अब सपोज हमने रमेश किया तो वो टेक्स्ट में आ जाएगा, 50,000 किया तो वो नंबर आ गया, और अगर डेट ऑफ बर्थ है उसकी तो वो डेट और टाइम में आ गई, और अगर हमने बोला कैटेगरी जिसमें 0 1 येस और नो में आंसर देना हो तो वो बुलियन में आ गया या बुलियन में आ गया, दोनों ही बोलते हैं। तो हमें ये पता चला कि ब्रॉडली हमारे जो डेटा टाइप्स हैं वो 4 तरीके के हम डेटा टाइप्स यूज़ करते हैं हमारे लिब्रा ऑफिस बेस के लिए। तो हमारे 4 डेटा टाइप्स हैं, नंबर्स, टेक्स्ट, डेट और टाइम, और बुलियन। तो अब नंबर हमने फर्दर डिवाइड कर दिया भाई, इंटीजर और रियल। अब इंटीजर क्या करता है, नॉन फ्रैक्शनल पार्ट, यानी कि जिसमें हम डेसिमल नंबर्स नहीं यूज़ कर रहे हैं, पॉइंट नहीं यूज़ कर रहे हैं नंबर में। ठीक है, अब जैसे ये जो 50,000 है ये होल फिगर है, तो ये इसमें हम इंटीजर दे सकते हैं। तो मतलब टाइनी इंट में आप 0 से लेके 255 तक नंबर्स दे सकते हैं। स्मॉल इंटीजर में -2⁻15 से 2⁻15 -1 दे सकते हैं। इंटीजर में -2⁻31 से लेके 2⁻31 -1 तक दे सकते हैं। और बिग इंट में 2⁻63 से लेके 2⁻63 -1 तक दे सकते हैं। ठीक है, और अब आ जाते हैं हम नंबर के दूसरे उसमें, यानी कि रियल नंबर्स में, जो कि आपका फ्रैक्शनल वैल्यूज़ को बताता है। अब फ्रैक्शनल वैल्यूज़ यानी कि जिसमें हम पॉइंट यूज़ कर रहे हैं नंबर में, जैसे कि अभी उसका जो सपोज उसने पूरा प्रॉफिट निकाला या कुछ भी निकाला, तो हमने दे दिया कि उसका 23.3% प्रॉफिट हुआ, तो पॉइंट यूज़ कर रहे हैं। तो पॉइंट यूज़ करने के लिए हमने यूज़ किया रियल नंबर। रियल नंबर में या तो रियल और फ्लोट नंबर्स में, जिसमें हम अप टू 15 डेसिमल प्लेसेस में, जो कि जनरली आपके साइंटिफिक मेजरमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं, अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ के लिए यूज़ करते हैं, जो कि ये बहुत नंबर है। तो 2⁻1074 2⁻2 इंटू 2⁻1023, और जो बाकी डेसिमल यूज़ करते हैं दूसरा, वो प्रिसाइज कैलकुलेशन के लिए है। ये आपको चार्ट किसी भी बुक में मिल जाएगा, आपने ये स्क्रीनशॉट लेना है, आप ले सकते हैं। तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा लर्न करेंगे ज़रा सा तो याद हो जाएगा।
ठीक है, अब हम नेक्स्ट डेटा टाइप की बात करते हैं। अब हम नेक्स्ट डेटा टाइप की बात करते हैं। हमारा नंबर्स हो गया। नंबर्स समझ आ गई कि नंबर्स के लिए हम जर्नली, टेबल बनाने के लिए जर्नली हम इंटीजर यूज करते हैं। अगर हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं तो जनरली हम इंटीजर यूज करते हैं। अगर आपसे कोई डिफरेंस पूछ ले इंटीजर और फ्लोट में, तो इंटीजर में हम कोई डेसिमल प्लेस में यूज़ नहीं करते हैं, और जब हम फ्लोट यूज़ करते हैं उसमें हम डेसिमल यूज़ करते हैं। ये एक सिंपल सा बीच में डिफरेंस है। और बाकी आप उसका रेंज दे सकते हैं कि हमारी रेंज के लिए क्या है, ठीक है। और इंटीजर एक फिक्स वैल्यू के लिए होता है और फ्लोट एक साइंटिफिक वैल्यूज़ के लिए होता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। यस, अब आ जाते हैं टेक्स्ट में। टेक्स्ट क्या हुआ, समझ आया आपको? जैसे कि उसने रमेश लिखा, या कुछ भी हमने टेक्स्ट में लिखना है, कैरेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो उसमें हम टेक्स्ट डेटा टाइप यूज़ करते हैं। तो टेक्स्ट डेटा टाइप हमारे कौन कौन से हैं? एक तो है कैर, दूसरा है वैरकैर, तीसरा है लॉन्ग वैरकैर, और फोर्थ है हमारा इग्नोर केस वैरकैर, ठीक है। इग्नोर केस वैरकैर। अब आपको ये थोड़ा सा ये हो रहा होगा कि जो कैर और वैरकैर है ये क्या मतलब हुआ, है ना? तो मैं आपको बताती हूँ। कैर होता है कैरेक्टर और वैरकैर होता है वेरिएबल कैरेक्टर, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अगर हम और समझें तो मैं इस तरह से आपको समझा सकती हूँ। देखिए ज़रा, हमारी जो मेमोरी होती है वो ना इस तरह से होती है। हमारी मेमोरी इस तरह से स्टोर होती है बिट्स में, ठीक है। अगर मैंने सपोज रमेश लिखा और दूसरा नाम है सुरेश, सुरेश रायना, सपोज मैंने ये पूरा नाम लिखना है, ठीक है। ये कितने डिजिट हो गए, कैरेक्टर हो गए? 1 2 3 4 5 6, और ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। 11, ठीक है। तो ये 6 है और ये 11 है। अब मैंने सपोज मैंने देखा कि ये मेरी क्लास में सपोज बच्चा है जिसका ये नाम सबसे बड़ा है। अब 11 मैं स्पेस दे देती हूँ नाम के लिए, ठीक है। ये कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। अब क्या होता है, जो करेक्टर होता है ना, करेक्टर में हम अगर हमने 11 लिख दिया, ऐसे लिखते हैं करेक्टर 11, ठीक है। अब हमने अगर करेक्टर 11 दे दिया, ठीक है, करेक्टर अगर 11 दे दिया तो इसमें हमारी मेमोरी में 11 स्पेस उसके लिए रख दी गई। 11 स्पेसेस मेमोरी की उसमें रख दी गई। अब जितना भी नाम डालें, सपोज मैं सिर्फ एक 3 नाम डाल दूं, राम डाल दूं, तो बाकी सारी जो इसमें मेमोरी है वो क्या हो गई? हमारी वेस्ट चली गई, हमारी मेमोरी वेस्ट चली गई, ठीक है। अगर मैंने रमेश लिखा तो इसमें कितनी वेस्ट गया? 1 2 3 4 5 बिट्स जो है हमारी वेस्ट चली गई, क्योंकि हमने एलोकेटेड कर दिया भाई नाम के लिए तुम 11 स्पेसेस मेमोरी छोड़ दो, ठीक है। अब आता है वैरकैर। अब वैरकैर क्या करता है? वैरकैर का मतलब होता है वेरिएबल लेंथ। एक तो वैरकैर क्या करता है, आपका अल्फा न्यूमेरिक
यूज़ कर लेता है, यानी अल्फ़ा न्यूमेरिक मतलब वो अल्फ़ाबेट्स भी यूज़ कर सकता है। जैसे आपका सपोज़ जो रजिस्ट्रेशन नंबर है A001 है, तो उसने अल्फ़ाबेट भी ले लिया और 001 भी ले लिया, तो उसको हमने बोल दिया अल्फ़ा न्यूमेरिक, उसको हमने बोल दिया अल्फ़ा न्यूमेरिक। क्लियर है बात? तो वेर केयर क्या करता है, पता है क्या करता है? वेर केयर हमने 11 स्पेसेस तो दे दी, ठीक है, और सपोज रमेश लिखा हमने, तो पता है वो क्या करेगा? वो जो ये मेमोरी है ना, वो डी एलोकेट कर देगा, मतलब वो मेमोरी को हटा देगा, सिर्फ इतनी मेमोरी ही यूज़ करेगा, बाकी मेमोरी किसी और चीज़ के लिए यूज़ कर लेगा, एलोकेट कर देगा दूसरे काम के लिए। ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको कि वेरिएबल क्या करता है कि जो बच गई थी मेमोरी, जो पहले फिक्स हो गई थी, वो हमने जितना नाम यूज़ किया उतना यूज़ किया, बाकी मेमोरी हमने वापस भेज दी किसी और काम के लिए। अगर सपोज यहाँ पे राम लिखा, तो हमारी ये सारी मेमोरी हमने डी एलोकेट कर दी, वापस भेज दी कि हमारे तो सिर्फ 3 ही नाम यूज़ किए थे इसके लिए, और ये बाकी हम दूसरे काम के लिए यूज़ कर लेंगे वो मेमोरी। आई होप आपको ये थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। तो हमने किया वेर केयर, टेक्स्ट में हमने पढ़ा था क्या, कैर वेर केयर, तो कैर वेर केयर आपको आई थिंक क्लियर होगा। और फिर हमने किया लॉन्ग वेर केयर, जिसमें हम स्पेस ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। और एक होता है इग्नोर केस वेर केयर, एक होता है इग्नोर केस वेर केयर, ठीक है। जिसमें आप अपर केस और लोअर केस का कोई भी फर्क नहीं पड़ता, आप उसको इग्नोर कर देते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारे टेक्स्ट की, ये तो बात हो गई हमारे टेक्स्ट की। क्यों, समझ आ गया? आगे चले? ठीक है, अगर आपको यहाँ तक समझ आ गया तो बस फिर क्या बात है, डेट और टाइम। डेट और टाइम तो आपको वैसे ही पता है क्या होता है कि अगर मैंने को कोई डेट लिखनी है कि भाई ये मैंने डेट लिखनी है, तो आपको कैसे लिखेंगे यहाँ पे 20/08/2002, इसमें आपका डैश आता है, ठीक है। अच्छा, और अगर मुझे टाइम लिखना है कि भाई आप किस टाइम पे एंटर किए यहाँ पर, तो मैं क्या लिखूंगी, सपोज आप 12:50 और 30 सेकेंड्स पे आ गए, तो ये किस फॉर्मेट में हो गया, HH MM और SS फॉर्मेट में। उसमें फॉर्मेट चेंज भी कर सकते हो आप, पहले वो दे दो, सेकंड दे दो, मिनट्स दे दो, जो भी फॉर्मेट होगा इसी तरह से इसका क्या है, DDMMYYYY, यानी कि डेट के लिए दो DD, मंथ के लिए MM और Y के लिए। अब ये हम उल्टा भी कर सकते हैं, पहले YYY कर सकते हैं, फिर MM DD, जैसे भी फॉर्मेट चाहिए उसमें ऑप्शंस होती हैं, आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर ये क्लियर हो गया तो हमारा लास्ट बचता है, अच्छा हाँ, डेट टाइम हो गया, और एक और होता है इसमें, एक हो गया डेट, जिसका हमने बताया DDMMYY, DDMMYY ऐसा फॉर्मेट होता है, और दूसरा है HHMM और SS, ये इसका फॉर्मेट हो गया। एक दूसरा होता है, ये टाइम हो गया, जिसमें आप सिर्फ टाइम बताते हैं। अगर आपको सिर्फ टाइम बताना है तो इस फॉर्मेट में वो अपने आप जो है हमारा बेस का, वो अपने आप इसको इस फॉर्मेट में लिख के हमें दे देता है।
अब आ जाता है हमारा टाइम स्टैम्प। अब आ जाता है हमारा टाइम स्टैम्प। तो टाइम स्टैम्प क्या करता है, जिसमें हम डेट और टाइम इकट्ठा लिख देते हैं। जैसे इसने ये लिखा मेरा 28/2002, और कितने टाइम लिखते हैं ना, कितने टाइम पे उसका बर्थ हुआ था। सपोज 12:50 और 30 सेकेंड में हुआ। तो इस तरह से आप पूरा इकट्ठा लिख देते हैं, तो उसको बोलते हैं टाइम स्टैम्प, जिसमें आप डेट और टाइम इकट्ठा बेसिकली दे देते। आई होप क्लियर है, समझ आ गया। अब हमारा लास्ट एंड फाइनल है अब हमारा लास्ट और फाइनल आता है बुलियन। लास्ट वाला फाइनल आता है बुलियन, जिसमें हम दिस इज द डेटा टाइप which give this is the data type which gives value either 0 or 1 or yes or no। ठीक है, उसमें आंसर देता है यस नो या ट्रू फॉल्स में इसका आंसर होता है, जिसकी वैल्यू 0 और 1 में बेसिकली आए। तो हमने ये बोला था कि भाई सुरेश रैना कैटेगरी में है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं, दिस इज अ डेटा टाइप विच गिव्स वैल्यू ईदर 0 और 1। तो यहाँ पे हमने कर दिया, जैसे कैटेगरी है तो वो कैटेगरी में है या नहीं। अगर 0 है तो मतलब नहीं है, 1 है तो यानी कि है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। इसी तरह से डेट टाइम का हो गया, जिसमें डेटा टाइप विच गिव्स द वैल्यू ऑफ डेट टाइम, और ये जो है ये करेक्टर्स में देता है। और इसकी ठीक है, डेटा टाइप्स, ये आप अपने आप भी डेफिनेशन लिख सकते हो, विच गिव वैल्यू इन डेट। तो वो हो गया डेट डेटा टाइप, एंड डेटा टाइप which give value टाइम। तो वो हो गया टाइम डेटा टाइप, एंड डेटा टाइप which gives value और डेट एंड टाइम, तो उसको क्या बोलेंगे, टाइम स्टैम्प। क्या बोलेंगे, टाइम स्टैम्प। और टेक्स्ट का तो वही है कि डेटा टाइप which give value in character। तो हमने बताया था कि कैर, वैर कैर और आपका लॉन्ग वैर कैर, लॉन्ग वैर कैर, लॉन्ग वैर कैर और इग्नोर केस वैर कैर। ठीक है, और नंबर का तो हमने पहले ही डेफिनेशन और वो लिख लिया था। तो नंबर्स में हमने बोला था इंट
और ये था टाइनी इंट था इसका, स्मॉल इंट था, और फिर हमारा इंटीजर था, और फिर हमारा बिग इंट था, और दूसरी तरफ क्या था, फ्लोट और डेसिमल, ये सब थे। आई होप ये आपका एक बारी रिवीजन भी हो गया और आई थिंक ये आपको समझ भी आ गया। तो आई होप आपको कोई डाउट हो तो आपको पता ही है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, और इसको लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय बाय।